हेलो दोस्तों, स्वागत है एडवाइस में। और आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो नोबेल प्राइज़ अभी हाल में ही दिया गया है कई कैटेगरीज में, जैसे नोबेल प्राइज़ इन पीस, नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। और ये ज़रूर याद रखिए, बहुत से एग्जाम में या तकरीबन हर एग्जाम में नोबेल प्राइज़ से जुड़ा क्वेश्चन ज़रूर से आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा वो है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है कि पहली बार दो महिला साइंटिस्ट को, वुमेन साइंटिस्ट को पहली बार नोबेल प्राइज़ साइंस में मिला है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो यहाँ तो हम लोग खुश होना चाहिए। तो पहली फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनका नाम है एमेन्युएले शार्पेंटियर, और दूसरी है यूएस की प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जिनका नाम है जेनिफर ए डाउज़ना। इन्होंने एक बहुत ही यूनिक इन्वेंशन किया है या एक बहुत ही यूनिक खोज की है जिसको हम कह सकते हैं कि ये आने वाले फ्यूचर में चीज़ों को बदल देगा साइंस में। तो इन्होंने क्या किया है ये भी जान लें। तो इन्होंने जो बहुत इंटरेस्टिंग जो खोज की है वो है कि इन्होंने अब जीन्स को एडिट करना सीख लिया है। अब इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया साइंस में कि अब जीन्स को एडिट किया जा सकेगा, जिसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। इतना ही नहीं, इस जीनोम एडिटिंग को जिस तरीके से किया गया है उसके लिए इन्होंने बाकायदा जीनोम एडिटिंग सीजर्स का इजाद किया है। जो जीनोम एडिटिंग सीजर है इसका नाम है CRISPR। तो CRISPR है क्या? इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब इसके बारे में बहुत डिटेल तो नहीं मेरे पास, लेकिन इसका मतलब यही है कि अब जीन्स को हम एडिट कर सकते हैं। मतलब जीन्स को हम, जो जीन्स में डीएनए है इसको बदला जा सकता है। प्लीज आप हॉलीवुड मूवी के चक्कर मत पड़िएगा, इससे हम लोग काफी पॉजिटिव वे में देखें तो आने वाले जो एवोल्यूशन है इंसानों और जानवरों को उसको और अच्छे से समझा जा सकेगा। और ये जो CRISPR को जिस सीजर से काटा जाएगा उसका नाम है CAS9। और ये बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। इससे जीन्स की जो टेक्नोलॉजी को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लेंगे CRISPR है क्या। इस CRISPR को यूज करके अब साइंटिस्ट जो एनिमल्स का या प्लांट्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम लोगों को आने टाइम में बहुत फायदा मिल सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि पहली बार दो वुमेन साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है, केमिस्ट्री में मिला है, तो ये बहुत बढ़िया एक गुड न्यूज़ है। और अगर मैं एमेन्युएले शार्पेंटियर की बात करूं तो ये डायरेक्टर है प्लांट यूनिट फॉर साइंसेस ऑफ पैथोजेंस। तो ये फ्रांस का एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री का। और अगर मैं बात करूं जेनिफर ए डाउज़ना, ये तो प्रोफेसर है बर्कले यूनिवर्सिटी USA की। तो इनके बारे में आप जान जाइए कि ये काफ़ी प्रोमिनेंट लोग हैं और इनके एक्सट्रीम कंट्रीब्यूशन के इनोवेशन के लिए ये प्राइज दिया गया है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी में। तो दूसरी कैटेगरी है द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन। फिजियोलॉजी अगर आए क्वेश्चन में या मेडिसिन आए तो दोनों का एक ही मतलब है। तो इस बार 3 साइंटिस्ट ने अवार्ड शेयर किया है। इनके आप नाम जरूर याद रखिए। पहले हैं हार्वे जे ऑल्टर, दूसरे हैं मिशेल यूंगसन एंड तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस। तो इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो है हेपेटाइटिस C वायरस को इन्होंने ढूंढा है। अभी तक आपने हेपेटाइटिस A और B का नाम सुन रखा है, लेकिन अब हेपेटाइटिस C वायरस की डिस्कवरी की है। तो ये भी बहुत बहुत बड़ा रोल है क्योंकि अभी पूरी दुनिया आप जानते हैं कोविड से परेशान है। इन्होंने हेपेटाइटिस C को ढूंढा है, तो कहीं ना कहीं वायरस या जो भी वायरस के जो साइंटिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनको मोटिवेट करेगा ताकि हम लोग कोविड से भी अच्छे से लड़ सकें। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि हेपेटाइटिस C है क्या। तो हेपेटाइटिस C एक डिजीज है जो बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अब तक 71 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस C हो चुका है, इन्फेक्ट हुए हैं। और हर साल तकरीबन 4 लाख लोग पूरी दुनिया में इसके कारण मर जाते हैं। और अगर ये हेपेटाइटिस C हो जाता है तो ये अगर इसको ढंग से ट्रीट ना किया जाए या इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये लंग्स पे अटैक करता है, जैसे कि हेपेटाइटिस A और B करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको नहीं ध्यान देंगे तो ये आपकी जान तक ले सकता है, कैंसर भी हो सकता है।
तो हेपेटाइटिस जो सी है ये फिलहाल क्योरेबल है, जब से इन्होंने ये हेपेटाइटिस सी वायरस को ढूंढा है, और चूंकि पहले ए और बी के टीके आ चुके हैं, वैक्सीन आ चुके हैं, तो अब इसको भी ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी को ए और बी के कारण एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। और ये सभी जानते हैं कि ये जो डिस्कवरी हुई है, इससे ये जो एक ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस है इसको काफ़ी हद तक समझा जा सकेगा। और ये पहली बार है कि हिस्ट्री में कि अब इसको इरेडिकेट भी किया जा सकेगा। जब से हेपेटाइटिस सी को वायरस को ढूंढा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी दवा भी जल्दी आएगी। तो अब ये डिजीज क्योरेबल हो चुका है। तो अभी तक हमने देखा कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री और मेडिसिन में। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज की, जो सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है, वो है नोबेल प्राइज ऑफ पीस। तो शांति के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला है? ये किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला है इस बार, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP को ये अवार्ड दिया गया है। और इनको ये इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। जितने भी मुश्किल जो जैसे वॉर ट्रॉडन एरियाज हैं, जहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज आई हैं, या जहाँ के हालात अच्छे नहीं है, या जहाँ पे हंगर है, यानी भूखमरी से लड़ने के लिए इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है, पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। तो इनके काम को देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। अब आपको इसके बारे में और बता दूं तो WFP यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो 1961 में इस्टेब्लिश की गई थी। 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये हंगर से लड़ते हैं, भूखमरी से लड़ते हैं। आपने शायद ग्लोबल हंगर इंडेक्स का नाम सुना होगा, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उन एरियाज में ज़्यादा काम किया है जहाँ पे अक्सर आप सुनते हैं वॉर हो रही है, सीरिया हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने पहली बार जब 1961 में तो इस्टेब्लिश ही हुआ था, और पहली बार अच्छा काम किया था तब जब ईरान में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 1962 में। तो पहला टास्क इनको मिला था और ये काम इन्होंने बखूबी किया था। इतना ही नहीं, 1963 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2 मिलियन टन फूड पैकेट बांटे थे इथियोपिया देश को, अफ्रीका का बहुत बड़ा देश है, जब उसने सबसे वर्स्ट फेमीन का सामना किया था। और अगर आपको बता दूं तो 1989 में सूडान में जब प्रॉब्लम हुई थी, वहां पे जब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना है, वो वॉर ट्रॉडन एरिया है, साउथ सूडान नॉर्थ सूडान का बहुत दिनों से झगड़ा चला रहा है, अब तो फिलहाल दोनों अलग हो चुके हैं। तो 1989 में बाकायदा एयर ड्रॉप, मतलब कि लार्जेस्ट फूड एयर ड्रॉप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। मतलब आसमान से पैराशूट के थ्रू खाना का जो खाने के पैकेट है उसको गिराया गया था, ताकि वहाँ के लोग जिंदा रह सके, खानों को अफोर्ड कर सके, क्योंकि सूडान की हालत उस समय बहुत खराब थी, अभी भी फिलहाल अच्छी नहीं है। आप जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्स में जाएंगे वो बॉटम में ही आपको मिलेगा। साथ ही साथ 2004 में जब अपने इंडियन ओशन में और भारत में जब सुनामी आया था, उसमें भी इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। अब तो खैर भारत उबर चुका है 2004 की सुनामी से। आपको डेट बता दूं, 25 दिसंबर 2004 को रात में सुनामी ने अटैक किया था, सुनामी का हमला हुआ था। सुनामी नेचुरल कैलामिटी है, कोई देश नहीं, घबराइएगा नहीं। और अब तक की अगर बात करूं तो 88 मिलियन पीपल को ये मदद कर रहा है, सपोर्ट करता आया है, तो बहुत बड़ी आबादी को सपोर्ट कर रहा है, तो बेशक उसको अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने भी कंट्रीज के नाम बताए थे, जैसे सीरिया, सूडान, लेबनान, इराक, लीबिया, अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे आज भी ये काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी नेचुरल कैलामिटी आती है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और ये यूनाइटेड नेशन की एक बहुत ही प्रोमिनेंट बॉडी है। हालांकि इसका नाम आपने ज्यादा नहीं सुन रखा है, हम लोग हमेशा यूनिसेफ का नाम सुनते हैं, लेकिन हम लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुने हैं, तो शायद अब इसका नाम ज़रूर से याद रखेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो इस बार का 2020 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है यूएस की प्रोमिनेंट पोइटेस, मतलब एक बहुत ही शानदार कवित्री है, इनका नाम है लुइजे ग्लुक। तो इनको मिला अपनी पोएम्स के लिए, और इन्होंने जो पोइट्री जो लिखी है काफ़ी जानी जाती है, क्योंकि इनकी जो थीम है वो फैमिली से जुड़ी है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। ये यूएस की पहली पोएट हैं, पहली लिटरेरी आर्टिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है पिछले 27 सालों में, तो बहुत बड़ी बात है। अगर इनकी बात बताऊं तो ये यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, और इन्होंने शुरुआत की थी 1968 में अपनी पहली कलेक्शन ऑफ पोएम को लेकर, जिसका नाम था फर्स्ट बॉर्न। इसका नाम याद रखिएगा, फर्स्ट बॉर्न इनकी पहली डेब्यू अगर कह लें, अगर पोएट्री का कलेक्शन था। अब तक टोटल 12 कलेक्शन पब्लिश कर चुके हैं, और जो प्रोमिनेंट थीम है वो
चाइल्डहुड और फैमिली से जुड़ी है, फैमिली लाइफ, और बहुत ही डोमेस्टिक राइटर हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी पोएम से बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, घर परिवार के अलग अलग पहलुओं को ये टच करती हुई इनकी पोएम्स हैं। इनके प्रोमिनेंट वर्क की अगर हम बात करें तो एवर्ल्डो और द वाइल्ड आयरिस काफ़ी नोटेबल वर्क हैं। इसी के कारण इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है। पहली अमेरिकन वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, ये मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया। फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू गेट अ नोबेल प्राइज, ये बहुत अच्छी बात है। और इनको 1993 में पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। 2003 में इनको अमेरिकन पोएट लॉरिएट का खिताब इनको दिया गया था, और 2014 में नेशनल बुक अवार्ड दिया गया। तो इसका ये मतलब है कि इनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस रहा है अगर हम अमेरिकन लिटरेचर की बात करें। और बहुत खुशी की बात है कि इस बार एक वुमेन को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो इस बार का नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है 3 साइंटिस्ट को, जिनका नाम है रॉजर पेनरोज, दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजल, और तीसरी अगेन एक महिला है जिनका नाम है आंद्रिया गेज। तो ये 3 साइंटिस्ट को मिला है, और इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया है जो कि ब्लैक होल से दिया हुआ है। तो ब्लैक होल के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में काफ़ी हम लोगों ने सुन रखा है, पढ़ रखा है। तो इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ब्लैक होल के बारे में दिया है। इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। तो आपको बता दूं कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा हम लोग शुरू से बातें करते आए हैं और ब्लैक होल की डिस्कवरी के बारे में ये चर्चाएं होती रही। तो इनको अवार्ड मिला है ब्लैक होल में जो डिस्कवरी की है, इन्होंने ये हासिल किया है कि जो ब्लैक होल है इसके बारे में आप जानते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा होल है जो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और ये इतनी बड़ी होती है कि आप सभी चीज़ों को ये खींच लेता है, यहाँ तक कि ये पूरे पूरे प्लैनेट्स को खींच सकता है, इवन लाइट भी नहीं ट्रैवल कर सकती है। तो कितना मजबूत है इसका ग्रेविटेशन। और ब्लैक होल की इन्होंने रेंज हासिल की है कि या तो ब्लैक होल बहुत छोटा हो सकता है, एक स्मॉलेस्ट एटम के बराबर, या एक बहुत बड़ा हो सकता है जिसमें 1 मिलियन सन मतलब 10 लाख सूरज समा जाए। तो इन्होंने एक रेंज बता दी है। इतना नहीं, ब्लैक होल्स के बारे में बात करें तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जब प्लैनेट्स आपस में लड़ते हैं और उनके कारण एक बहुत बड़ा एक वेव पैदा होता है, उसी को इन्होंने हासिल किया, इन्होंने बताया है। अगर रॉजर पेनरोज की बात करें तो ये बहुत बड़ी उम्र में इन्होंने ये नोबेल प्राइज जीता है, 89 की एज में। रॉजर पेनरोज ब्रिटेन के, यूके के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है फिजिक्स में, और उन्होंने बताया है, इन्होंने डिस्कवर किया है कि जो ब्लैक होल थ्योरी दी गई थी बहुत पहले, उसको बहुत ही पुख्ता तरीके से प्रूव किया है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी इन्होंने अप्रूव किया, इसमें जस्टिफाई किया है। अगर हम रिचर्ड गेंजल जो जर्मनी के हैं और आंद्रिया गेज जो MIT की बहुत ही बड़ी स्कॉलर और आज के डेट में तो साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया है, ये ढूंढा है जो सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, मतलब बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं और ये गैलेक्सी के सेंटर पे प्रेजेंट है, इन्होंने ढूंढा है, जिसको सुपरनोवा भी बोलते हैं। तो इनके इस डिस्कवरी का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं कि आंद्रिया गेज केवल दुनिया की चौथी वुमेन है, महिला है, जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है 1901। जब से नोबेल प्राइज शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक चौथी महिला है। तो आपको मैं शुरू से बता रहा हूं कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है। आइए आगे देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये समरी है रॉजर पेनरोज और रिचर्ड गेंजल, आंद्रिया गेज, इनके नाम जरूर याद रखिएगा। अब जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लूँ तो नोबेल प्राइज जो इकोनॉमी में दिया गया, इकोनॉमिक्स में दिया गया है, वो 2 इकोनॉमिस्ट को दिया गया। पहले हैं पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। इनके नाम जरूर याद रखिएगा, पॉल और रॉबर्ट पॉल, नाम भी काफ़ी फिल्मी है, नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम बात कर लें कि इन्होंने किया क्या है। तो रॉबर्ट और पॉल, इन दोनों इकोनॉमिस्ट को दिया गया है ये नोबेल प्राइज। इन्होंने ऑक्शन थ्योरी पे डिस्कशन किया है, इन्होंने एक बाकायदा इनोवेटिव इन्होंने स्टेप बताए हैं। तो ये दोनों ही अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट है, सॉरी, ये दोनों ही अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। पहले हैं पॉल मिलग्रोम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, उसको बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ऑक्शन जो
ऑक्शन आप समझते हैं नीलामी, उसके प्रोसेस को थोड़ा बेहतर किया, कुछ नए फॉर्मेट्स का इजाद किया है। तो इन्होंने ऑक्शन थ्योरी को मॉडिफाई किया है और इन दोनों का बहुत ही अच्छा योगदान है, क्योंकि ऑक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो रॉबर्ट बी विल्सन ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये है कि ऑक्शन थ्योरी जो अपने आप में आप जानते हैं कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है, और इसके कारण आप जो भी लोग ऑक्शन मार्केट उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और विल्सन की जो थ्योरी दी है वो ये है कि जितनी भी चीज़ें ऑक्शन में जाती हैं उसकी कॉमन वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप उसको कॉमन वैल्यू में ले तो कॉमन वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ की हम बोली लगाएं तो उसकी बोली एक सर्टेन लेवल तक जाती है, तो हमेशा बोली बहुत ऊपर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर लगाते हैं तो आप ज़रूर एक रिस्क में चले जाते हैं, ठीक है, जिसको बायर कर्स बोलते हैं। तो कोशिश करिए जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक हाईएस्ट आप बिडिंग मत लगाइए, थोड़ा सा कम रखिए ताकि आपको नुकसान ना सहना पड़े, ठीक है। आप जानते हैं बोली में क्या होता है, आप कुछ चीज़ की कीमत लगाते हैं, फिर दूसरा बंदा उससे ऊपर की बोली लगाता है, तीसरा बंदा उससे ऊपर की बोली लगाता है। कोशिश करिए आप ऐसी बोली लगाएं कि जिससे कोई लॉस ना हो, अगर कोई जीतता है तो आपको बहुत लॉस ना हो, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि अल्टीमेटली जो भी कोई चीज़ होती है उसकी कीमत लास्ट में एक जैसी ही हो जाती है। शुरू में ज़रूर ज़्यादा रहती है, अनसर्टेन होती है, लेकिन बाद में वो सब एक जैसी हो जाती है, ठीक है। तो मिस्टर विल्सन ने कहा कि हर चीज की कॉमन वैल्यू बन जाती है, वो एक जैसी ही रह जाती है। अब हम बात करें पॉल विल्ग्राम ने क्या रोल प्ले किया। पॉल विल्ग्राम ने थोड़ा और इसमें ऐड ऑन किया है, उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ ऑक्शन दिया नीलामी की। नीलामी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं आईपीएल का नाम सुना होगा, बिजनेस में अक्सर ये ऑक्शन का नाम आप सुन सकते हैं, चैनल में प्रोग्राम्स ऑक्शन किए जाते हैं। तो इन्होंने बताया है कि सिर्फ कॉमन प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि प्राइवेट वैल्यूज भी होती हैं चीज़ों की, और ये जब प्राइवेट वैल्यू में आप जाएंगे तो चीज़ों के दाम वैरी करते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ऐसा कोई कार है तो कार का एक कॉमन प्राइस होगा, और अगर आप प्राइवेट वैल्यूज में जाएंगे तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी बीडर टू बीडर में, ठीक है। और इसके कारण उन्होंने कुछ नए फॉर्मेट्स दिए, और ये फॉर्मेट्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं ऑक्शन मार्केट को अच्छे से समझने के लिए। ऑक्शन थ्योरी को, जो नीलामी की थ्योरी है, उस कॉन्सेप्ट को अब बिजनेस में ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो नोबेल के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो ये नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है, ये एक्चुअली में इसका दूसरा नाम, इसका टेक्निकल नेम है स्वेरिगीज रिस्बैंक प्राइज, ठीक है। स्वेरिगीज रिस्बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इसका पुराना नाम है। अब इसको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये 1969 में स्टैब्लिश किया गया था स्वीडन में। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं एडवाइस के अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।